अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है दिन? जी, बहुत सारी दुआओं के साथ हमेशा की तरह अपने शो को मूव ऑन करती हूं। दुआएं करते रहें और पर उम्मीद रहें। जब दुआएं करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट ये आता है कि आप वाकई में पर उम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि जिससे आप दुआ कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर है और वो जो चाहे कर सकता है। जब आपको इस चीज़ पर यकीन होगा कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो आप वाकई में अपनी दुआ पर भी यकीन करेंगे। इस खूबसूरत सी बात के साथ अपने शो को मूव ऑन करती हूँ और न्यूज़ सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ। जी, आजकल जो है सोशल मीडिया पर हो रही है बहुत ही वायरल हमारी खूबसूरत सी अदाकारा हानिया आमिर। बिल्कुल, कराची में आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में हानिया आमिर की मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हानिया आमिर जो है लास्ट वीक जो है कराची में आसिम अजहर और आबदा परवीन के कॉन्सर्ट में शरीक हुई, जिसकी बहुत सारी वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिया आमिर सामईन में मौजूद थी और कंसर्ट से लुत्फ अंदोज होती नजर आ रही थी। उन्होंने आसिम अजहर की परफॉर्मेंस के दौरान गाने सुनते, वीडियोस बनाते और हाजरीन के साथ महफूज होते देखा गया है। उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनके और आसिम अजहर के ताल्लुकात के हवाले से क्यास आराइयों को जन्म दे दिया है। ताहम दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। वाज़ेह रहे कि यह पहला मौका नहीं जब हानिया आमिर को आसिम अजहर ने कॉन्सर्ट में देखा गया हो। माजी में भी उनकी ऐसी मौजूदगी सोशल मीडिया पर खसूसी तवज्जो हासिल कर चुकी है। तो आपको बताते चलें कि जो हानिया आमिर है वो डेफिनेटली सी बात है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत फेमस अदाकारा हैं और ऐसा होता है कि वो किसी कहीं पे भी होती हैं, आसिम अजहर के साथ होती हैं, तो लोगों को फ़ौरन से तजस्सुस और क्यूरोसिटी शुरू हो जाती है कि जी क्यों है, क्या चल रहा है। भाई इतना ज़्यादा मत हुआ करें, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ चाहे जाएँ, जिसके साथ चाहे नज़र आएँ, बस वो हमें अच्छी लगती क्योंकि उनका काम हमें अच्छा लगता है और वो खुद भी बहुत प्यारी हैं। तो हंसती मुस्कुराती रहें, बस थोड़ा सा सब्र करें। डेफिनेटली सी जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगी और अपने फैंस को ज़रूर टाइमली बताएंगी। साथ ही हम आपको बताते हैं डॉक्टर नबीहा के बारे में। उनका उम्र से मुतल्लिक झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। अच्छा जी, कुछ अर्सा गुजरता है डॉक्टर नबीहा की कोई ना कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट या उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। मारूफ इंटरनेट शख्सियत और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने अपनी उम्र से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी पुरानी वीडियोस और तस्वीर को गलत साल के साथ शेयर करके आवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये लोग मेरी उम्र के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। 1995 में तो मैं बहुत छोटी थी। 1993 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और उस वक्त मैं दूसरी जमात में पढ़ती थी। फिर आखिर में 95 में इतनी बड़ी कैसे हो सकती हूँ जितनी इन वीडियोस में नज़र आ रही हूँ। डॉक्टर नबीहा अली खान ने मज़ीद कहा कि पुरानी वीडियोस को गलत टाइमलाइन के साथ शेयर करना अफसोसनाक है और बाज़ अफराद सिर्फ सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए ऐसी झूठी मालूमात फैला रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी उम्र से मुतल्लिक गलत मालूमात फैलाने वाले सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आवाम को गुमराह करने और झूठे दावे करने वालों को जवाबदेह होना चाहिए। अच्छा जी, इस तरह की बातें अब आए दिन कोई ना इस तरह की खबरें और झूठी सच्ची मिक्स, मतलब एक रूटीन बनती जा रही है। हमने देखा है जिसका दिल चाहता है जो लगाता है, जिसका दिल चाहता है जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी बातें आना शुरू हो जाती हैं। हकीकत क्या है इसको जाने बगैर प्लीज़ किसी की भी पोस्ट को शेयर मत किया करें। और जो लोग बहुत ही फारिग हैं वही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में मैं तो समझती हूँ बल्कि मेरी समझ से ही बाहर है। भाई मैं समझ कैसे सकती हूँ, मेरी समझ से ये चीज़ें बिल्कुल बाहर है कि लोगों के पास इतना फालतू टाइम कैसे होता है कि वो दूसरे लोगों को जो है वो टारगेट करें और उनके बारे में जो है वो देखें कि हमने किसकी पोस्ट को कहाँ लगाना है, क्या करना है, और वो इन चीज़ों के ऊपर जो है हर वक्त सोचते रहें कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रही है। तो ये मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज करने की ज़रूरत होती है। एनी हो, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। कोई खिलाफ वर्जी नहीं, सनम जंग 1 माह में 6 ट्रैफिक ई चलान मिलने से परेशान। जी, मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा और मेज़बान सनम जंग ने कराची में ई चलान सिस्टम से मुतल्लिक अपना दिलचस्प तजुर्बा मद्दाहों के साथ शेयर करते हुए इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान वापस आने के सिर्फ 1 माह के दौरान उन पर ड्राइविंग के 6 जुर्माने आयद हो चुके हैं।
जिनमें बाज़ ऐसे भी शामिल हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका खिलाफ वर्जी की ही नहीं। सनम जंग ने इंस्टाग्राम पर जारी की गई एक वीडियो में बताया कि उन्हें पाकिस्तान आए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में मुतअद्दिद ई चालान मसूल होने के बायस उनके वालिद भी खासे नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जुर्माने मिलने पर वो खुद भी हैरान हैं। अदाकारा ने वजाहत करते हुए कहा कि पहला जुर्माना मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने की वजह से हुआ था, जिसे वो अपनी गलती तस्लीम करती हैं। इनके मुताबिक अगर वो दौरान ड्राइविंग फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी तो जुर्माना बिल्कुल दुरुस्त था। ताहम इसके बाद ऐसे चालान भी मसूल हुए जिनकी कोई माकूल वजह उन्हें समझ नहीं आई। अच्छा, ये वैसे कोई इसका प्रूफ होना चाहिए, कोई कैमरे क्योंकि लगे हुए हैं शहरों में और ई चालान उनके थ्रू होता है, तो एक पिक्चर या कुछ इस तरह से उसका प्रूफ भी आना चाहिए। सनम जंग ने बताया कि उन्हें सीट बेल्ट ना बांधने पर भी जुर्माना किया गया, हालांकि वो हमेशा गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट ज़रूर बांध लेती हैं। उनका कहना था कि बैरून मुल्क रहने की वजह से सीट बेल्ट इस्तेमाल करना उनकी मुस्तकिल आदत बन चुकी है और उसके बगैर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करती। वैसे ये वाकई में तशवीशनाक बात है कि वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि ये क्यों जुर्माना आ रहा है और ये फ़ाइन क्यों हो रहा है और वो भी वो फ़ाइन पे करें, तो दैट्स रियली रॉन्ग। आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो सीट बेल्ट थी या नहीं थी, तो आप कैसे जुर्माना कर सकते हैं? ये इसके ऊपर हुकूमत को और इदारों को काफ़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है जी। साथ ही आपको बताते चलें जी, निदा यासिर के हवाले से जी, निदा यासिर भी ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर वायरल हो जाती है। वो कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर दे देती हैं जिससे वो हिट रहना चाहती हैं। चाहे कोई देखे ना देखे, जब वो ये बात करती हैं तब हर कोई उनको देखता है जी। बच्चों को अकेले सफ़र की इजाज़त का मशवरा निदा यासिर को पड़ गया है महंगा। मॉर्निंग शो में निदा यासिर ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो बच्चों को सिर्फ जायदाद और जेवरात देने के बजाय उन्हें खुद मुख्तार बनाएं और ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल करने के मौके जो हैं वो फराहम करें। निदा यासिर का कहना था कि ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजती रवैया बच्चों का एतमाद कम कर देता है। उनके मुताबिक वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को तन्हा सफ़र करने, नए तजुर्बात हासिल करने और अपने फ़ैसले खुद करने की तरबियत दें ताकि वो मुस्तकबिल में खुद मुख्तार ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें जी। तो उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि बच्चों को कराची से लाहौर तक अकेले सफ़र करने की हिम्मत भी देनी चाहिए। निदा यासिर के इस बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद रद्द अमल दिया है। मुतअद्दिद अफराद का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों को अकेले सफ़र की तरगीब देना हकीकत से दूर मशवरा है। सार्फिन ने खदशा जाहिर किया कि मुल्क में बच्चों की हिफाजत से मुतल्लिक संगीन मसाइल मौजूद हैं, इसलिए वालिदैन का मोहतात रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है। तो इसमें मैं जहाँ तक निदा यासिर की बात है, उनके बयान की बात है, तो मैं अगर अपना ओपिनियन देखूँ तो उन्होंने हो सकता है एक खुद एतमादी के लिए एक मशवरा दिया, लेकिन वाकई में उन्होंने बहुत हकीकत से दूर मशवरा दिया। क्या उनके बच्चे अकेले इस तरह बसेस पे, ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं? सबसे पहले तो उनको अपने बच्चों को भेजना चाहिए, प्रूफ देना चाहिए कि देखिए मेरे बच्चे गए और बस से गए और ट्रेनों से गए और देखिए वो वापस आ गए। जब उनके अपने बच्चे एक अपनी अच्छी व्हीकल में आप कह लें या कोई भी आप कह लें इस तरह या बाय एयर सफ़र करके जा रहे हैं और प्रॉपर उनकी आगे से उनके लिए उन्होंने खुद गार्ड या कोई ड्राइवर उनको पिक कर रहा है और वो पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने बच्चे को भेज रही हैं, तो वो कैसे किसी और के बच्चे को ये मशवरा दे सकती हैं कि आप जहाँ चाहे जैसे चाहे सफ़र करें? वाकई में जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सिक्योर होते हैं। हाँ, अगर वो खुद ये प्रूव कर देती कि जी देखिए मेरा बच्चा भी गया और फिर वो ये बात करती तो लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती और उसका इम्पैक्ट अच्छा होता। लेकिन जब कोई भी ऐसा मशवरा दिया जाता है जिस पर आप खुद अमल नहीं कर रहे होते तो लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक लोगों ने कहा कि ये सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो नो डाउट हैं और इसमें दोनों तरफ से मैं कहूँगी जो रद्द अमल आया है वो भी बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन निदा ने अगर उसको सिर्फ खुद एतमादी तक अगर वो बयान देती कि खुद एतमाद होना चाहिए और बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो वो अच्छी बात थी। लेकिन अकेले ट्रैवल करना आजकल के दौर में कि आप बच्चे को ये कहें कि जी आप चले जाओ जहाँ जाना है, तो वो थोड़ा सा आजकल जो जिस तरह की न्यूज़ हम देखते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए उनको भेजना। एनी हो
मेरा ख्याल है कि वो अगर ये मशवरा प्रूफ के साथ देती तो उनके मशवरे को बहुत से लोग एक्सेप्ट करते। जी साथ ही आपको नेक्स्ट न्यूज़ बताते हैं जी। आयशा उमर ने दिया है एक तंजिया सा तबसरा, कराची में जिंदगी गुजारने वाले तमगे के हकदार हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेज़बान आयशा उमर ने कराची को दुनिया के कम रहाइश पजीर शहरों में शुमार किए जाने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इस शहर में जिंदगी गुजारने वाले दरअसल किसी एजाज या तमगे के मुस्तहिक हैं। उनका कहना था कि कराची के बासी जिन हालात में रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं वो किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। अदाकारा ने कराची के शहरियों को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो टूटी फूटी और आलूदा सड़कों पर सफर करते हैं, घंटों ट्रैफिक जैम का सामना करते हैं, गैस और बिजली की मुसलसल किल्लत बर्दाश्त करते हैं, हर वक्त जराइम और डकैती के खौफ के साए में रहते हैं, इसके बावजूद सख्त मेहनत करते हैं, टैक्स अदा करते हैं और मुल्क की मईशत में अपना भरपूर किरदार निभाते हैं। उनके मुताबिक ऐसे हालात में ज़िंदगी गुजारना खुद एक बड़ी कामयाबी है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क का वो शहर जो एक बड़ी आबादी पॉपुलेशन पर मुनहसर है, और आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा काम, आप शोबिस देख लें, सारा काम वहीं पर है और ये हमारे अदाकार वहीं पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एरिया भी वहाँ पर देख लें, हमारा आप देखिए पोर्ट है वहाँ पर, हर काम वहाँ पर हो रहा है, मेन हेडक्वार्टर्स हैं बहुत सारे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम मसाइल जो आयशा उमर ने बयान किए कि टूटी फूटी और आलूदा सड़कें, ट्रैफिक घंटों जैम रहना, गैस और बिजली की मुसलसल किल्लत, और आप देखेंगे इसके साथ जराइम और डकैती के खौफ के साए में रहना, और इसके बावजूद भी टैक्स अदा करना और मेहनत से काम करना, ये वाकई में उन्होंने बिल्कुल हकीकत बताई है। और आपके सामने जो है हमने ऐसी न्यूज़ कई दफ़ा शेयर की हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि कराची से ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि आपका दिल दहल जाता है। वैसे तो पूरे मुल्क से जब भी आता है कोई भी हादसा होता है हम परेशान होते हैं, लेकिन कराची हमारा ज़ाहिर बात एक बहुत बड़ा शहर है और जितनी ज़्यादा आबादी होती है अगर वहाँ पर क्राइम्स हों तो वो भी फिर रेशो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है इसके ऊपर अब मैं क्या कह सकती हूँ, आयशा उमर का बिल्कुल जी तंज जो है वो बिल्कुल बजा है और हम उनके साथ हैं। जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मीरा सेठी ने अपने तलाक का जिम्मेदार खुद को करार दे दिया। जी मीरा सेठी जो कि पाकिस्तानी अदाकारा, मुसन्निफा और मेज़बान जो हैं, उन्होंने पहली मर्तबा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी और तलाक के तजुर्बे पर तफसील से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी करना और बाद अज़ा अलहदगी इख्तियार करना उनका ज़ाती फ़ैसला था, इसलिए वो इसका जिम्मेदार किसी दूसरे शख्स को नहीं समझती। मीरा सेठी ने कहा कि तलाक के बाद उन्हें ज़िंदगी के कई अहम सबक सीखने का मौका मिला है। उनके मुताबिक सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि इंसान को हर वक्त सिर्फ अपनी गट फीलिंग्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, जबकि किसी भी रिश्ते की खातिर अपनी असल शख्सियत को तब्दील करना भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे मामला शरीके हयात का हो, दोस्त का, बॉस का या किसी और ताल्लुक का, खुद को दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक बदल देना आखिरकार नुकसानदेह साबित हो सकता है। अदाकारा का कहना था कि अगरचे लोग अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला उनकी पसंद के मुताबिक जो है वो खुद को ढाल ले, लेकिन वो समझ चुकी हैं कि अपनी शनाख्त बरकरार रखना ज़्यादा अहम है, और उनके बकौल यही वो दो बुनियादी असबाक हैं जो उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के अख्तिताम के बाद हासिल हुए। मीरा सेठी ने कहा कि इस मुश्किल मरहले ने उन्हें ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत और बालिग बनाया। उनके मुताबिक वक्त गुजरने के साथ वो इस तजुर्बे से आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए अब वो इस मौजू पर खुलकर बात करने में खुद को मुतमईन महसूस करती हैं। उन्होंने मुआशरे में तलाक याफ्ता ख़वातीन से मुतल्लिक रवैयों पर भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अक्सर औरतों को अलहदगी के बाद तनकीद का सामना करना पड़ता है और उन्होंने कहा कि कसूरवार ठहराया जाता है। बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि जी इन सब के बावजूद ख़वातीन को ही कसूरवार ठहराया जाता है कि वो रिश्ता निभा नहीं सकी, और ये वाकई में हकीकत है और हमारी सोसाइटी का एक और बहुत बड़ा अलमिया है। ताहम उनका कहना था कि उनकी शादी किसी समाजी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं थी, बल्कि उन्होंने निस्बतन ज़्यादा उम्र में अपनी मर्जी, मोहब्बत और आइडियलिज्म की बुनियाद पर
ये फैसला किया था। देखिए जो उनका बयान है वो टोटली उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में अगर कुछ बता रही हैं तो वो सेलिब्रिटी हैं, और उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। मैं फ़ैन्स को ये कहना चाहूँगी उनके कि वो नीचे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें या उसके ऊपर अपने रिमार्क्स देना शुरू कर दें। जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसको या तो अप्रिशिएट किया करें कि उसने इतनी हिम्मत की है कि वो इसको शेयर कर रहा है लोगों के साथ। शायद वो दूसरों को किसी जो उसने सीखा है वो दूसरों को सिखाना चाह रहा है। और जो लोग हर वक्त क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और इस चीज़ को भी लेकर के ये क्या वो क्या, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। आप लोग पॉजिटिव रहना सीखें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जो है सामने लाया करें। हर वक्त नेगेटिव रहना अच्छा नहीं होता, वो आप लोगों की अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ आपके साथ शेयर करते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़। और नेक्स्ट न्यूज़ सोचें किसके बारे में है, जब इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात हो और जनाब एक और हमारी बड़ी मशहूर होस्ट भी हैं, अदाकारा भी हैं, नादिया खान के बारे में बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल जी, उनकी भी एक जो है तनकीद वो बड़ी वायरल हो रही है। मुझे तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता, कहा है नादिया खान ने। उनका नाकदीन को दो टोक जवाब आया है जी। अदाकारा नादिया खान ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अब तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक शो में गुफ्तगू करते हुए नादिया खान ने कहा, पहले वायरल होना मुझे परेशान करता था लेकिन अब उन्हें करता है। जो लोग चाहें कहें, अब तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रही हैं जी, पहले परेशान करता था मुझे लोगों की तनकीद जो करते हैं, लेकिन अब मुझे ये परेशान बिल्कुल नहीं करता। नादिया खान ने इसी दौरान एक ड्रामे पर मजीद तनकीद करते हुए कहा कि कहानी में कई खामियां मौजूद हैं और किरदारों से लाताल्लुक रहना कहानी को गैर मंतकी बनाता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक अहम मंजर में सजल अली ने बेहतरीन अदाकारी की, ताहम सरबुलंद का किरदार निभाने वाले अदाकार के तासुरात कमजोर रहे, जिसकी वजह से मंजर अपना असर खो बैठा। वाज़ेह रहे कि नादिया खान ने एक नए ड्रामे जंजीरे पर कुछ रोज कबल तनकीद की थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। साथ ही लॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियात ने उन पर तनकीद भी की थी और उनको आड़े हाथों लिया था। देखिए ये थोड़ा सा जो आपस में चलता रहता है शोबिज़ में, ये कब से, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इसलिए इसको इतना सीरियस ना लिया करें। हाँ, लोग सजल अली एक बहुत मंशी हुई अदाकारा हैं और डेफिनेटली नादिया खान उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर उनको आर्टिस्ट लिया जाए तो लोगों की तनकीद बिल्कुल ठीक थी कि वो एक इतनी अच्छी अदाकारा हैं कि वो हर सीन में जान डाल देती हैं जहाँ पर वो एक्टिंग की बात हो, उनकी वो हो तो। लेकिन नादिया खान का डेफिनेटली वो शो जो वो करती हैं वो इसी मकसद के लिए है कि वो तनकीद करें या क्रिटिसिज्म करें जहाँ पर वो देखें, जहाँ पर उनको समझ आता है। तो दोनों तरफ से आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी, जब भी आप क्रिटिसाइज करते हैं या जब भी क्रिटिसिज्म में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। फिर क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म हो जाता है, तनकीद बराए तनकीद जी। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और वो है बुशरा अंसारी के हवाले से, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी सी और सीनियर अदाकारा हैं। अच्छा, वैसे इन अदाकारा के बारे में मैं एक बात कहूँ कि देखिए कितनी हमारे पता नहीं कब से ये काम कर रही हैं माशाल्लाह, और अभी भी फ्रेश हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कभी नेगेटिव बात नहीं करती, कभी एक तो सीनियर हैं, ऊपर से इतनी स्वीट हैं कि मैंने इनकी जब भी गुफ्तगू सुनी, कभी जब भी इनको मैंने बात करते देखा, सोशल मीडिया पर ले लें, किसी इंटरव्यू में ले लें, कहीं पर भी देखा, तो मैंने देखा कि कोई नेगेटिव बात भी होती है तो उसको भी बड़े तरीके के साथ पॉजिटिव वे में करके उसको टैकल कर रही होती हैं। तो मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि मुझे पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढा करें, हर वक्त नेगेटिव मत रहा करें। तो बुशरा अंसारी ने जी कहा है कि क्या यूट्यूब से वाकई बुशरा अंसारी $10,000 कमा चुकी हैं। तो जी इस सवाल का जवाब आ गया है, हकीकत आ गई है सामने। मशहूर पाकिस्तानी होस्ट नादिया खान के साथ एक व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने यह एतराफ़ किया है कि उन्होंने कुछ अरसे पहले व्लॉगिंग का आगाज़ किया था और इस हवाले से जवेरिया सऊद ने उनकी बहुत रहनुमाई की है। बुशरा अंसारी ने यूट्यूब से होने वाली आमदनी पर भी बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले सारे दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं।
जबकि हकीकत उसके बरक्स है, खुसूसन तब जब दीगर पेशा वराना मसरूफियात भी साथ हों। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से बताती चलूँ कि यूट्यूब जो है, वाकई में यूट्यूब से लोग अर्निंग करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने चैनल्स को बहुत ज़्यादा वो मोनेटाइज करवा लेते हैं, उसके बाद बूस्ट करते हैं और फिर वो उससे अर्निंग होती है। तो जो भी यूट्यूब पर आता है, लोग मोस्टली ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। बुशरा अंसारी ने मज़ीद बताया कि मसरूफ़ शूटिंग जो है वो शेड्यूल के साथ व्लॉगिंग को जारी रखना आसान नहीं, मगर वो जल्द कनाडा रवाना होंगी और वहाँ से भी अपने मद्दाहों के लिए व्लॉग्स शेयर करती रहेंगी। मद्दाहों ने भी बुशरा अंसारी की इस वजाहत और ईमानदारी को सोशल मीडिया पर खूब सराहा। देखा, मैंने कहा था कि बुशरा अंसारी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करती जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, हमेशा नेगेटिव बात को भी बहुत पॉजिटिव वे में करके टैकल करती हैं। अगर वो उनके खिलाफ तनकीद भी हमने देखा, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन उन्होंने बड़े उससे इत्मीनान से उसका आंसर किया और बहुत अच्छे से जो है वो अपना जवाब दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखती हैं और उनकी यही बात जो है हमें अच्छी लगती है और ये चीज़ उनके काम में भी नज़र आती है। मतलब वो जितनी अच्छा वो एक्टिंग करती हैं, जितनी ज़बरदस्त वो एक्टर हैं, उन जैसा तो खैर कोई हो नहीं सकता। उन्होंने हमेशा एक सबूत दिया है, हमेशा प्रूफ किया है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और जिस ड्रामे में भी काम किया उस ड्रामे में जान डाली है और बहुत ही सीनियर और हमारी बहुत ही प्यारी सी अदाकारा हैं। तो मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरह से उन्होंने टैकल किया। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ये जितनी भी मैंने सोशल मीडिया की आपके साथ आज न्यूज़ शेयर की हैं, आप सबके जो फेवरेट अदाकार थे और जो आप लोगों को बहुत पसंद था, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी, हमने आपके साथ ये तमाम खबरें जो हैं शेयर कर दी हैं, तमाम इंफॉर्मेशन। लेकिन इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता, आपने देखा कि मैंने भी शेयर की, लेकिन मेरे रिमार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत भी आपको लग रही है, जैसे मुझे इसमें निदा यासिर का बयान बिल्कुल ठीक लगा, खुद एतमादी वाला, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट था वो थोड़ा सा मुझे उसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा जहाँ से मुझे रॉन्ग लगा वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, मगर बहुत पॉजिटिव वे में किया। आप लोग भी इसी तरह से किया करें। जब आप एकदम से किसी बेचारे इंसान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं सोशल मीडिया पे, किसी सेलिब्रिटी पे, उसने एक बयान दे दिया तो वो भी गलत होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो बहुत ही फारिग होते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे होते हैं। हर वक्त क्रिटिसिज्म में अगर आप लोगों का इतना दिल चाहता है तो उस क्रिटिसिज्म को, उस अपने सारी एनर्जी को कहीं किसी और अच्छी चीज़ में लगा दें। तो जी, बातें चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी, देखते रहेंगे आप हमारा शो। टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहिद बशीर, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और आज हम उनसे जानेंगे हेल्थ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करते हैं आपके साथ थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज हम शुगर को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हार्ट इशू, ये जो होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स और शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैं। तो शुगर के जो मरीज़ हैं ना, ये हमने देखा कि आजकल के दौर में, देयर वाज अ टाइम कि जब शुगर होती थी लोग एक गोली ले लेते थे, या जी कोई बहुत ज़्यादा स्पेयर केसेस हो गया इंसुलिन पे चले गए, कोई रेयर केस होता था तो डायलिसिस पे आता था। अब हमने देखा है कि ये इंक्रीज़ होती जा रही है रेशो और हमारे सराउंडिंग्स में, फैमिली में ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो महीनों में चले गए हैं दुनिया से, सिर्फ इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि कब किडनी फेलियर हुए और कब वो डायलिसिस पे आ गए और कब डायलिसिस, डेफिनेटली वो इतना अरसा तो आप उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते और किडनी ट्रांसप्लांट भी हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारे इश्यूज आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इसके हवाले से आज डिटेल में बताएं। देखें, डायबिटीज़ कहते हैं ना हम, शुगर को डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ जो है मेरे ख्याल में, और ये जो नई डेफिनेशन है इसकी, वो ये है कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल की मेटाबॉलिक बीमारी है। ये इसकी एक बड़ी स्मार्ट और अच्छी डेफिनेशन है जो मुझे अच्छी लगी। वैसे इसकी मेडिकली तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आजकल के जो अपडेटेड है ना, वो यही है कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। देखें, जो भी हम खाते हैं, चीज़ नाज़रीन को कहूँ, नाज़रीन सोच रहे होंगे कि मैं आपसे पूछ रही थी इतना सारा कुछ और फिर मैं आपको देखकर हंस पड़ी। रीज़न ये है कि
मैंने ये सोचा, मेरे माइंड में आया कि डॉक्टर साहब इस देख के हम मुस्कुरा रहे हैं और नाजरीन जो ऑडियंस है वो भी हंस रही होगी कि आज सामिया ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, आज सब कुछ जान कर ही इनको जाने दूंगी, क्योंकि वाकई में ये इशू है डॉक्टर साहब। डायबिटीज को लेकर मैंने देखा है, मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ कि ये कैसे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, डायबिटीज़ इज़ अ रैपिडली प्रिवेलिंग डिजीज़ नाउअडेज, और जैसे मैंने कहा ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है। पहले कंसेप्ट कुछ और था कि हम चीनी खाएंगे, हम मीठी चीज़ें खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। अब नया जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, वो भी अगर एक्सेसिव खाएंगे तो वो भी आपके लिवर में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एक्सेसिव जो है वो यानी दूसरी जो चीज़ें हैं निशास्ते वाली वो भी लेंगे, कौन सी चीज़ें? मसलन सबसे बड़ी जो है ना वो रोटी। अब पहले हमारे डॉक्टर्स को भी पूरी हमें देता कि रोटी का तो शुगर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं वैसे ही पूछना चाह रही हूँ, हमारे जो दादियाँ थीं या जो हमारी माएँ थीं वो बड़ी मिसालें दिया करती थी कि गोरों को देखो ब्रेड्स खाते हैं, बन्स खाते हैं, हमारे यहाँ ताकत वाली चीज़ खाई जाती है गंदम और इसकी रोटी। अब वो कंसेप्ट चेंज हो गया है, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ है बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अभी भी अगर हमारी मदर्स को हम बताएं ये बात तो वो कहती हैं बस ये आजकल की फरसूदा बातें हैं, क्योंकि अगर ये होता तो पहले भी होता, पहले तो हम उससे हेल्दी होते थे। अब देखें इसका जो आंसर है वो ये है कि शुगर को गल्फ़ में भी आज भी कहते हैं उम्मुल अमराज, ज़ियाबीतुन उम्मुल अमराज। तो सबसे पुरानी तहजीब जो है वो मिस्र की है। तो मैं पढ़ रहा था कि मिस्र में आज से हज़ारों साल पहले डायबिटीज़ जो थी ये दरियाफ़्त हो चुकी थी, उनको पता था। अच्छा, वो कैसे दरियाफ़्त हुई, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जानवर जो थे जब उनमें भी डायबिटीज़ होती है, तो सबसे पहले जो डॉगीज़ थे ना, डॉगीज़ जब पेशाब करता था जिस जगह पे तो उस पर चूंटियाँ इकट्ठी हो जाती थी। आपको पता है शुगर वहाँ से पकड़ी गई। और यानी ये स्टोरी जो है ये कही जाती है कि अरस्तु जो था, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस दिस थिंग। लेकिन बहरहाल इसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये तो हिस्टोरिकल मैं बात बता रहा हूँ कि शुगर, कहने का मकसद ये है कि शुगर बड़ी पुराना मर्ज़ है। लेकिन अब जो अपडेटेड जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पहले जो कंसेप्ट था वो ये था कि मीठी चीज़ें ही खाने से सिर्फ शुगर होती है। अब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी आटा और मैदा, इनसे जो बनी हुई चीज़ें हैं, मसलन आप ये और आलू, अब आलू जो है जिसे हम पोटैटो कहते हैं, पोटैटोज़ जो हैं वो ज़्यादा खाने से, बच्चे हमारे चिप्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना जी, ये फ्राइज़ खाते हैं, तो वो क्या है कि वो सारा अगर देखा जाए, अब ये रिसर्चेस कह रही हैं कि अगर इफ़ यू वुड टेक एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स दैट वुड कन्वर्ट इन योर लिवर इनटू द ब्लड शुगर, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये है जो कंसेप्ट है कि हमें रोटी को भी कम करना चाहिए। यानी वही बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, एक हदीस है कि खाना कम खाना चाहिए और भूख रख के खाना चाहिए, यानी 1/3 जो है ना वो आपका पेट खाली होना चाहिए। तो आज भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैं जो ट्रीटमेंट पढ़ रहा था उसमें जो सबसे बेस्ट उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कि जब आप अपने आप को भूखा रखोगे 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक, तो आपका जो बॉडी सिस्टम है वो इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी बग़ैर किसी मेडिसिन के, ठीक है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आजकल हम कहते हैं कि बीमारियों की, सारी बीमारियों की जो जड़ है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ा सा मैं बताता चलूँ क्योंकि आज का प्रोग्राम है ही हमारी शुगर के हवाले से है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि हमारे लबलबे में से निकलता है, और इसका काम क्या है कि ये ब्लड से ग्लूकोज उठाता है और सेल्स के अंदर ये पहुँचाता है। इसका जो काम है, जो अल्लाह ताला ने इसका काम रखा है वो ये है कि इंसुलिन शुड टू कैरी द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम एंड इट शुड टू बी ट्रांसफ़र इनटू द सेल्स, ताकि सेल्स में यूटिलाइज हो, मेटाबोलाइज हो और वो बर्न हो जाए, ठीक है। अब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि वो जो सेल्स है ना वो एक हद तक तो इंसुलिन को इजाज़त देते हैं आने की, जब वो आप बहुत ज़्यादा एक ओबेसिटी हो जाती है। अब देखें आप शुगर मोटे लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ओबेसिटी इज़ द बेसिक काज। वो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमने कही हुई है उसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो क्या है,
ओबेसिटी, और दूसरा क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब एक हद तक तो वो सेल्स जो हैं वो अलाउ करेंगे उसको ग्लूकोज को आने की, जब वो इंसुलिन भी पूरा जिस्म लबलबा बना रहा है लेकिन सेल जो है वो ओवर सैचुरेशन हो गए हैं, वो बेचारे क्या करें, वो अपने जो है ना गेट्स जो जहाँ से वो बंद कर देते हैं। अब इंसुलिन तो जिस्म में बन रही है, बल्कि उल्टा हम इंसुलिन लगा रहे हैं उस मरीज़ को, लेकिन अल्लाह के बंदो उसकी ग्लूकोज जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो रही है, सेल्स के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि सेल्स ने अपने जो गेटवेज हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, उनको बंद कर लिया। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये मल्टी प्रोंग एक बहुत बड़ा यानी एक फैक्टर बन जाता है कि इंसुलिन बन तो रही है लेकिन इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही, इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही। इसीलिए अब हम ये कहते हैं, आज का जो मैसेज है मेरा आपके प्रोग्राम के हवाले से वो ये है कि हम लोग ग्लूकोज लेवल तो चेक करते रहते हैं, सारे डॉक्टर्स भी हम एडवाइस करते हैं और मरीज़ों को भी पता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो फास्टिंग जो है वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और रैंडम जो है खाने के 2 घंटे बाद वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी करानी चाहिए हमें, कम से कम महीने में 1 दफ़ा। अगर फास्टिंग इंसुलिन का लेवल जो है वो हमारा ज़्यादा है, एक हद से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज क्या है, बग़ैर किसी दवाई के? नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 जैसे मैंने पहले गुजारिश की, इंटरमिटेंट फास्टिंग। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज करो ताकि आपके सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हों और वो उनके अंदर ग्लूकोज जो है वो बर्न हो जाए। कितनी अच्छी बात है, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं, और दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग से कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि डाइट को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से वो हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स ना लो भाई, आप ज़्यादा आटे वाली रोटी वाली ज़्यादा चीज़ें मत खाओ। यहाँ पर ना बहुत सारी ख़वातीन जो होंगी, जो हाउस वाइफ्स होंगी, वो बड़ी परेशान होंगी, ऐसी हमारी मदर्स होंगी बड़ी परेशान होंगी कि फिर खाएं क्या। तो वो आप ज़रा डाइट प्लान भी थोड़ा सा बता दें कि फिर बंदा क्या खाए। देखिए, अल्लाह ताला ने इतनी, वो भी ना खाओ तो क्या खाएं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, देखें सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना आपके लिए वो है आप सब्जियां खाएं, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। हम पाकिस्तानी इतने खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। ठीक है, देखें यहाँ पर फ्रूट देखें, पीच जिसे आप आड़ू कहते हो, शुगर वाले मरीज़ों के लिए नेमत है। जामन आजकल आया हुआ है, जामन शुगर वाले मरीज़ों के लिए देखें उनका, आप देखें मुख्तलिफ, हाँ नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, आप मल्टी ग्रेन आटा इस्तेमाल कर लेना। अब मल्टी ग्रेन देखिए, बाजरे का आटा, वही जो सुन्नत तरीके हैं, ठीक है ना, बाजरे का। हमने ज़रूर गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, हमने ज़रूर मैदा इस्तेमाल करना है। आप थोड़ी सी उसमें ऑप्शन हैं अल्लाह ताला ने दी हुई, वही उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि आप मल्टी ग्रेन आटा इस्तेमाल कर लो। उसमें देखें जौ का आटा, मकई का आटा, ठीक है, जौ का आटा, मकई का आटा, बाजरे का आटा, ये सारे मिक्स कर लें और उसकी रोटी बना के खाएं। वो कई हद तक यानी 80% सेफ है शुगर वाले मरीज़ों में, ठीक है ना। तो इस तरह वी हैव मेनी ऑप्शंस। शुगर वाले मरीज़ों में हमें डाइट प्लान बनाना चाहिए, और वो डाइट प्लान मरीज़ को लिख के देना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। और मरीज़ को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है मेरे पास ऑप्शंस हैं और मैं ये कब लें। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एक ये तरीका है। हम लोग जो है ना, हमारा जो एटीट्यूड है ना एक्चुअली वो भी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जो है ना एक दफ़ा बैठ ना, वो तो बिरयानी बन गई है तो वो 2 प्लेट्स जब तक नहीं खाएंगे या पूरी फुल प्लेट ऐसे नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर शादियों में जब जाता हूँ या बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं उनमें मैं देखता हूँ कि आधा खाना जो है ना, यकीन करें वो वेस्ट, वो तो एक अलग ही हमारा अलमिया है। जब खाना भी नहीं तो वो वेस्ट करना जो है ना वो तो और बड़ा जुर्म है ना। एक तो ये ना खाना नहीं वेस्ट करना, ये तो एक अलग ही अलमिया है हमारी सोसाइटी का। लेकिन जो मैं वैसे बात कर रही हूँ कि जो अपनी पसंद का खाना है वो इतना खा जाना है, और जब कोई अच्छी चीज़ पड़ी और वो नहीं वो खानी ही नहीं है, तो हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है खाने का। देखिए यही तो वजह है। वो एक बड़ा मशहूर स्लोगन है हेल्थ के हवाले से कि एज मच एज कैलोरीज यू आर टेकिंग यू मस्ट टू बर्न, ठीक है ना। आप कैलोरीज खाओ, हम ये नहीं कहते, लेकिन एक तो उसमें आपकी जो सिलेक्टिविटी है
वो अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। अब एक मरीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है, और उसको साथ शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है, साथ उसको जैसे आपने शुरू में इस प्रोग्राम के कहा किडनी डायलिसिस पे बहुत मरीज है, तो शुगर की जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं? वो हैं ये, जो जिसको भी शुगर होगी उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उस मरीज़ के किडनीज जो एंड ऑर्गन डैमेज जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो किडनीज है, क्योंकि किडनीज जो हैं उनको फिल्टर करना होता है, पूरे जिस्म का होम्योस्टेटिक निज़ाम जो है वो कंट्रोल करना होता है। उनके अंदर नेफ्रॉन्स हैं, यानी माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो जो आँख से भी नज़र नहीं आते। तो इतनी छोटी छोटी सी छलनियाँ जो हैं, जब उनमें से आप इतने बड़े बड़े मालिक्यूल और इतनी कसीफ किस्म की ग़िज़ा खाओगे, और वो भी अनहाइजेनिक, ठीक है ना, जो कि सिंथेटिक फूड जो है ना, इनऑर्गेनिक फूड जो है, असल में उसने जो हमारा जिस्म और अंतड़ियाँ और मैदा ये अल्लाह ताला ने बनाया था फ्रूट्स के लिए, सब्जियों के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, ओलिव ऑयल के लिए। हमने उसमें अपना जो प्रोसेस्ड फूड है वो अंदर डाल दिया, ठीक है ना। हमने बर्गर बनाना शुरू कर दिए, हमने जो है ना वो कुकिंग ऑयल जो है वो एक इंतहाई, मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता कि बहुत से लोगों के दिल टूट जाएंगे और वो एक किस्म का बिज़नेस भी है उन लोगों का, लेकिन देखें बात ये है कि असल जो ऑयल है वो तो ओलिव ऑयल है, ठीक है ना, जो कि हमें यूज़ करना चाहिए, जिसकी कि हमें फ़ायदा हो सकता है। और देसी घी, मैं अभी भी कहूँगा कि देसी घी जो है वो आजकल का जो सिंथेटिक घी है उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। तो ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी तरफ आए, आप हीट पे कर लो, वो वैसे का वैसा रहती है, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आए, अपना लाइफस्टाइल चेंज, रोज़ाना 1 घंटा वॉक करें या रनिंग करें, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, ठीक है, ओवर ईटिंग मत करें, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ना खाएं, तो शुगर जो है वो आपकी बगैर किसी मेडिसिन के भी कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, वो वाली जो सिचुएशन है मैंने पूछी कि पता ही नहीं चला और किडनी फेलियर हो गया, तो वो कैसे होती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं शो होते, वो क्या प्रोसेस होता है? देखिए उसमें ये है ना कि वो है ना, किसी का शेर है बड़ा अच्छा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं होते। तो इंसान जो है, अब ये नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें ये है कि ये देखें जो खून की शरियानों के अंदर जो ये बात बड़ी अहम है कि अब नई स्टडीज़ में ये पता चला कि जब बच्चा 14-15 साल का होता है ना, जिस एज में हम सोच भी नहीं रहे होते कि इसका कोई प्रॉब्लम होगा, उस एज से, बल्कि उससे भी पहले 10 साल की उम्र से उसका जो एंडोथीलियम है, उसकी जो शरियाने हैं, अगर वो बच्चे ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपना ये जो जंक फूड है वो खा रहे हैं, तो उनका जो शरियानों जो है ना, शरियाने हैं, उनकी अंदर जो लिनिंग है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, उसके ऊपर प्लेग बनना शुरू हो जाते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल कितना कहाँ जाएगा? आप देखें, मैंने देखा है जिन घरों में माशाल्लाह खुशहाली है, उनके बच्चों का वज़न देखें 100-100 किलो केजी वज़न है उनका, ठीक है। बच्चे की उम्र देखें तो ये 15-16 साल का बच्चा है, ठीक है ना। तो वो ओवरवेट जो है वो कहाँ जाएगा? वो जो फैट है वो कहाँ जाएगी? उनको फैटी लिवर भी होगा, उनका शरियानों के अंदर प्लेग भी होगा, उनके गुर्दे भी अफेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है एक बॉडी जो है एक पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। एवरी ऑर्गन इज़ कनेक्टेड फिजियोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकली विद द अदर ऑर्गन। ये जो इसीलिए तो हम कहते हैं ना वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लंग्स। तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद योर फूड, विद योर लाइफस्टाइल, ठीक है ना। अगर अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कोई बात नहीं जी, ये जो बीमारी है ये मेरे अब्बा जी ने भी सी, या मेरी जो है ना फलां को भी थी, उसको भी कुछ नहीं हुआ, वो भी सिगरेट पीते थे, वो भी सिगरेट पीते थे। ये तो जिहाद पे, तो ये यहाँ मैं उन फिर मरीज़ों को हम कहते हैं कि देखें, एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन DNA। बाप का DNA बेटे के साथ एक हद तक मिलता है, लेकिन वो डिफरेंट है। अल्लाह ने हर इंसान को एक डिफरेंट जेनेटिक कोड से पैदा किया है, तो उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी जो पैथोलॉजी है वो अपनी है। अगर एक बच्चा जो है वो बदपरहेज़ी करेगा तो इसका ज़रूरी नहीं है कि उसके बाप को अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ था तो इसको नहीं होगा। तो हर इंडिविजुअल की जो केमिस्ट्री है, उसकी जो बायो केमिकल जो उसकी असेसमेंट है वो अलग है, ठीक है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम इंडिविजुअली अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसीलिए कहा गया कि अब रोज़ाना देखें, एक टाइम बनाना चाहिए बंदे को। अच्छा, बहसीयत मुसलमान मैं कहता हूँ हमारे लिए एक और ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने दी है, वो है नमाज।
अब 5 वक्त की बंदा जब नमाज पढ़ेगा तो ये आपका टाइम टेबल बना बनाया अल्लाह ताला ने आपको दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने टाइम टेबल को, शेड्यूल को, एक अपनी फूड को भी उसके साथ रिलेट कर लें, ठीक है, कि मैंने अपना लंच जो है वो नमाज ज़ोहर के बाद करना है। अच्छा, बाद में करें, ठीक है ना, नमाज पढ़ें, नमाज एक्सरसाइज भी है। अच्छा, यानी पहले नमाज पढ़नी चाहिए, बाद में आप हाँ, मेरा मतलब है थोड़ा सा ज़रा अपना शेड्यूल, मेरा मकसद यहाँ पे कहने का कि एक शेड्यूल मुकर्रर करें। एक आपके पास जब डिसिप्लिन जो है वो किस चीज़ का नाम है, तो शुगर का एक इलाज डिसिप्लिन इन योर फूड, डिसिप्लिन इन योर टाइमिंग, डिसिप्लिन इन योर एक्सरसाइज, सही, डिसिप्लिन इन योर फास्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, डिसिप्लिन इन योर ड्यूटी वर्क, ये भी इसमें शामिल है। देखिए हम डॉक्टर लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर कितना हमें मोबिलिटी करनी पड़ती है ना, मूव करना पड़ता है, कभी इमरजेंसी में जा रहे हैं, कभी वार्ड में जा रहे हैं राउंड के लिए, कभी, तो ये भी उस चीज़ का हिस्सा है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, मैं यहाँ कहूँगा कि वो सबसे बड़ी काज है शुगर की, यानी बैठे रहना। और उसमें जो नौजवान हैं, जो आप बार बार मुझसे पूछा करती हैं कि नौजवानों में ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, अब 16 साल के, 17 साल, 22 साल के बच्चे को, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। वो क्या है कि कंप्यूटर, मैं कहता हूँ कि सारी बीमारियों की एक जो सबसे बड़ी वजह है ना आजकल, वो मोबाइल है। लेकिन डॉक्टर साहब काम भी सारा मोबाइल्स पे है, कंप्यूटर पे आ गया। आप देखें कि अब तो हर दूसरे दिन इवन जो ऑफिसेज हैं उनका वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। आप बिल्कुल करें काम, लेकिन उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है आपको, उसको वेस्ट ना करें, उसमें आप एक्सरसाइज करें। जितने घंटे आप बैठे रहे हो, बैठे रहे, उसके बाद 1 घंटा आपकी एक्सरसाइज भी तो बनती है ना, वो नहीं करते, वो करें आप, ठीक है, उसको कंपनसेट हो जाएगी, वो कंपनसेशन होती है। बात करूं तो ऑल द वर्क ऑन कंप्यूटर, तो वो वाकई में ऐसे लगता है उसके बाद उठने के बाद जैसे पूरी बॉडी में आपके पेन्स हो रही हैं। आप एक और स्टडी यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, आंखों के मतलब बड़ी एक अलार्मिंग स्टडी आई है, वो भी मोबाइल की वजह से, कि अब बच्चों के अंदर आप देखें 4 साल का बच्चा, उसको ऐनक लग रही है, ठीक है, ये मोबाइल में से जो रेज निकलती हैं, मोबाइल से जो रेज, जो इसका एक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। देखें वो एक प्रोग्राम इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो करेंगे, उसमें एक प्रोग्राम करेंगे कि मोबाइल के क्या क्या नुकसान हैं, और ख़ास तौर पे मोबाइल के दिल के रिदम के साथ बड़ा इसका ताल्लुक निकला है कि जो लोग अपना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, लोगों में रिदमियात शुरू हो गए हैं इस मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से, बच्चों की आंखें ख़राब हो गई हैं, मेरी बात समझे ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं सेहत के साथ। तो ये शुगर भी इसी वजह से ज़्यादा हो रही है। जब आप बैठे रहोगे 6-6 घंटे बैठ के, आप मोबाइल पे लगे रहोगे या लैपटॉप पे लगे रहोगे, भले वो आपका बिजनेस है, भले वो आपकी क्लासेस हैं, बट यू हैव टू वॉक एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली। रात को कर लो, जब आपको टाइम मिले उस वक्त कर लो। अब मैं जैसे मेरी जो नॉर्मल, मेरी पर्सनली जो रूटीन है वॉक की, मैं रात को करता हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, दिन को ड्यूटी पे होता हूँ, मरीज़ देखने होते हैं, क्लिनिक चलाना होता है, तो मुझे जो टाइम मिलता है, मेरे लिए जो फिजिबल टाइम है वो रात का है, तो मैं रात को वॉक कर लेता हूँ। 1 घंटे में 6 किलोमीटर वॉक होती है। अच्छा, आप रात को मतलब कोई भी टाइम आप रख सकते हैं, कोई भी टाइम करें, ताकि आपको देखे ना, आपने यू हैव टू बर्न दैट कैलोरीज, ठीक है ना जी, यू हैव टू एक्टिवेट योर एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। एक सेल जो है ना, देखें ये एक स्टडी आ रही है कि इंसान के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ऐसे तो नहीं ना अल्लाह ने कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो एक सेल जो है वो अपनी एक दुनिया में एक कायनात है, वो एक बायोकेमिकल फैक्ट्री के तौर पे काम कर रहा है। उसके अंदर अल्लाह ने करंट भी डाला हुआ, अब नई स्टडी आ रही है, 1.4 वोल्ट करंट होता है हर सेल के अंदर, उसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आप उसको एक नॉर्मल चीज़ ले रहे हैं, आप उसको इतना उसके साथ, मैं कहता हूँ कि अब्यूज़ कर रहे हैं उस सेल को, कि अल्लाह ताला ने तो वो सेल बनाया था आपको एनर्जी देने के लिए, आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो इमोशनैलिटी है, आपकी जो कॉग्निटिव जो सलाहियतें हैं, उनको उजागर करने के लिए, ताकि तुम फिक्र करो, ताकि तुम कुरान पढ़ो, उसको तर्जमा पढ़ो, उसके ऊपर अमल करो, नमाज पढ़ो या कोई अच्छे काम करो, ठीक है। आपने उस सेल को जनाब मोबाइल के ऊपर लगा के तो उसको सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपने ऊपर से फूड जो ली वो आपने खुद बनाई, इनऑर्गेनिक फूड, उससे उसको एनर्जी मिलने की बजाय उसको बेचारे को उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो तो तबाह हो गया, डैमेज हो गया वो सेल। तो कैसे आप सेहत अच्छी बना लेंगे? बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप शो पे आए, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा आपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। ये लगती वाकई में छोटी सी चीज़ है कि डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, मगर ये वाकई में तमाम बीमारियों की जड़ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको आपके लिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लीज़ उनको फॉलो अप करें, ताकि इस तरह का कोई भी मसला, वही बात है, जब नहीं पता चलता या पानी सर से गुजर जाता है तो वो फिर जान यहाँ ही ले पर जाता है, वो बहुत मैडम मुश्किल मैं टाइम आ आपके जाता है प्रोग्राम फिर। के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें, डायबिटीज़ जो है ना, ये इट्स अ वेरी वास्ट, इट्स अ टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक प्रोग्राम रखें, अभी तो हमने उसकी बताना है। देखें, एक होती है डायबिटीज़, एक होती है प्री डायबिटीज़, एक होती है उसकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे वाकई में एक अलग से फिर से एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे। थैंक्स अगेन, आप आए। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ मौजूद हैं जी कर्नल मलिक अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कर्नल साहब, अमेरिका के ईरान पर मुसलसल ये जो हमले हो रहे हैं, और ये जो मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और फिर ईरान की तरफ से भी जो है वो दावा आ रहा है कि जी हम भी हमले कर रहे हैं, जवाबन इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मामलात आखिर फिर से कशीदगी की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको मालूम है कि एपिक फ्यूरी का आगाज़ 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ, और उसके दरमियान हमने देखा कि डिफरेंट साइकिल्स ऑफ एस्केलेशन और डी एस्केलेशन हुई, और इसमें पाकिस्तान का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और अभी कुछ दिनों से आपने देखा 2 जुलाई के बाद जब एक एफर्ट की गई कतर में कि वो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की एक मीटिंग हुई, उसके बाद एक होप थी कि जो इस्लामाबाद MOU है उसके ऊपर एक रिलीजियसली इसको फॉलो किया जाएगा, और दोनों कंट्रीज डेफिनेटली रेजिलियंस के साथ इसको फॉलो करेंगे, और जो चीज़ें वो अमन की तरफ आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद एक छोटा सा एपिसोड हुआ जिसमें ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स गिरे, जो कि एक कार्गो एक वेसल जा रही थी अपना हरमस से ओमान के बॉर्डर की तरफ। तो उसके बाद सिचुएशन ख़राब होना शुरू हो गई। फिर अमेरिकन ने उसको रिटेलिएट किया, और आज देखें तकरीबन 9th कंटिन्यूसली डेज गुजर गए हैं, और ये स्ट्राइक्स चल रही हैं, दोनों तरफ से स्ट्राइक्स चल रही हैं। ईरानियन भी क्लेम कर रहे हैं कि जो एलाइज हैं, अमेरिकन एलाइज हैं GCC के कंट्री, जिसमें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कुवैत है, ओमान है, उसके अलावा इवन जॉर्डन, और इन जगहों पे स्ट्राइक्स हुई हैं। और अमेरिकन ने भी बहुत सारे एयर स्टडीज, एयर मिशंस किए हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, और इस सौदर्न ईरान में और कोस्टल एरियाज में, स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को, जो उनकी सी पोर्ट्स हैं जो उसको कवर कर रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुई है। और कुछ विजुअल्स भी हमने देखे जिसमें सेंटकॉम ने भी रिलीज़ किए, उसमें हमने देखा कि जो बंदर अब्बास और इनकी जो मेन सिग्निफिकेंट सी पोर्ट्स हैं, उनके जो कंट्रोल टावर्स हैं, जो कंट्रोलिंग स्टेशंस हैं, वो बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है। और देखें, दोनों तरफ से इस वक्त हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक बड़ी क्योटिक सिचुएशन है, और जो एनालिस्ट कहते हैं तकरीबन 138 खरब रुपए की अगर हम बात करें तो ये डैमेजेस दोनों तरफ से हो चुके हैं। और ये देखें, ये वो अमाउंट है जो कि अगर ह्यूमैनिटी के ऊपर स्पेंड की जाती, वेल बीइंग के ऊपर स्पेंड की जाती, और ये वार ना हो रही होती, तो कितनी सिचुएशन डिफरेंट होती। इस वक्त दुनिया में जो ऑयल का एक क्राइसिस आने वाला है वो हम सबके सामने है, और ये जो ब्रेंट ऑयल है इसके कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। इनिशियली जब ये वार स्टार्ट हुई तो बहुत लेवल जो $80 का पर बैरल थी, अब उससे भी कम थी, अब वो उसमें इंक्रीज होते होते तो ये 92 के करीब पहुंच गया। और अगर ये स्टेलमेंट नहीं होता तो लाइकली ये 130-140 पे क्रॉस करेगी। उस सूरत हाल में आप सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो एक टेक्टिकली स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है ऑयल की सप्लाई के लिए, तो इसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा। 20% ऑयल दुनिया का यहाँ से गुजर के आता है,
इवन जो LNG है वहां से निकल के आती है और पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। पाकिस्तान के अंदर 90% LNG सप्लाई होती है। पाकिस्तान इवन डिपेंडेंट है, जो दुनिया का 20% आयल आता है उससे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान के अंदर भी। और ये साउथ एशिया के कंट्रीज के ऊपर भी प्राइस हाइक होने का इम्कान है। और जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिकन ने लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम गेन कर रहे हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। और वर्ल्ड जिसके अंदर मीडिएटेड कंट्रीज पाकिस्तान है, चाइना है, टर्की है, वो बहुत परेशानी के आलम में इस टाइम। जी, आपने कहा कि ये तमाम जो खित्ते के लोग हैं, जो खित्ते के ममालिक हैं इस खित्ते के, वो परेशान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, परेशानी तो है, लेकिन जब भी मामला ठीक होने लगते हैं, अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसके पीछे जो हाथ है वो डेफिनेटली इजराइल का ही नाम सामने आता है। जब भी ट्रंप कुछ ठीक करने के लिए बात करता है, मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, साथ ही कुछ दिनों के बाद ये जो होते मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो क्या समझते हैं, एक आखिर इजराइल को समझना ट्रंप के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? जी देखिए, इजराइल का इस पूरी वार में एक स्पॉइलर का रोल है। और इजराइल, हम सारे जितनी भी एनालिस्ट आप बात कर लें, दुनिया के अंदर जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हो रही हैं, जितनी भी इसके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त इजराइल इज द ओनली कंट्री, वो नहीं चाहता कि इस वार में कोई स्टेलमेट आए, कोई नेगोशिएशन हो, कोई डायलॉग की टेबल पे लोग बैठे, वो नहीं चाहता। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि नेतन्याहू का अक्टूबर में इलेक्शन है। अब वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो अपनी मैसेज को, ऑलरेडी उसका जो ग्राफ है वो बहुत नीचे है, और जो इस वक्त फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो यूथ है, इजरायली यूथ है, उनकी अपराइजिंग बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि उनकी बड़ी सख्त पॉलिसीज है इजराइल के अंदर। और उसके अलावा भी आप देखें कि इजराइल के अंदर इस वक्त जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत बुरी तरह डिसरप्टेड है। और नेतन्याहू इस सिचुएशन में है कि अगर इस वार को वो प्रोलॉन्ग करके अक्टूबर तक ले जाता है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त उसकी जो पब्लिक ओपिनियन है वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा, स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा कि ये वार हमारी सर्वाइवल है, इस वार में हमने जीतना है। और वो दुनिया, और अपनी मैसेज को वो कन्विंस कर रहा है कि पूरी दुनिया में अगर उन्हें कोई इस वक्त जो एक पोटेंट थ्रेट है तो वो ईरान की शक्ल में है। और मोर ओवर इजराइल की जो डिजाइन्स है, ग्रेटर इजराइल बनने की जो डिजाइन्स है, वो दुनिया को पता है कि वो मिडिल ईस्ट के ऊपर एक हेजमानिक का रोल अदा करना चाहता है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज आप देखें, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, GCC की कंट्रीज हैं, उन्हें पता है कि इजराइल उनके लिए पोटेंट थ्रेट है। लेकिन ऑब्वियसली वो इसके साथ साथ देखते हैं कि चूंकि ईरान भी उनके लिए थ्रेट है, तो ऐसी क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है कि इजराइल अपने गेम्स अचीव करने की सूरत में है। और इसमें फिर अमेरिका ने प्रॉमिस किया हुआ है GCC को वो ईरान के अगेंस्ट उनकी जो सिक्योरिटी है, उस जो इंडेंजर्ड सिक्योरिटी है, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। और इन रिटर्न हमारे जो GCC के कंट्रीज हैं वो अपनी ऑब्वियसली रेमिटेंसेज और जो उनके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो आपने देखा कि चंद दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यस, GCC के कंट्रीज को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इन टर्म ऑफ वेसल्स, इन टर्म ऑफ देयर फिजिकल सिक्योरिटी, लेकिन दे हैव टू पे अस। तो वो यही बात है। वो एक्चुअली जो पूरी इस पूरी जंग का जो एक नटशेल है वो ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट इसमें है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है, वो जो ट्रंप जो है इस वक्त डेफिनेटली उसका जो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, वो उसको गेन करना चाहता है। और वो बताना चाहता है कि ये जो वार है, जो ईरान को एलिमिनेट किया जा रहा है, ये उसके अमेरिकन के हक में है। रिपब्लिकन इस वक्त उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वार को तो उस ब्लिट्जक्रीग की जो डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर चलना चाहिए था, जिसके अंदर ये होना चाहिए था कि स्विफ्ट एंड सडन अटैक करके इसको ब्रेक ऑफ कर देना चाहिए था, ताकि अमेरिकन की जो विन विन सिचुएशन का कॉन्सेप्ट है वो रहता। लेकिन वो अचीव नहीं कर सके, क्योंकि ईरानियंस ने हमने देखा IRGC ने बड़ा टफ रेजिस्टेंस दी, बावजूद इसके कि उनके बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, उनके पानी की रिसोर्सेज हैं, और बहुत सारे वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर लगातार अमेरिकन अटैक कर रहे हैं।
इवन अमेरिकन जो है वो उनका इसमें इंटरेस्ट ये है, वो इस वार को प्रोलॉन्ग इसलिए करना चाहते हैं कि जो इन हाउस जो उनका प्रॉब्लम्स हैं, जो कि पॉपुलैरिटी का एक जो ग्राफ नीचे जा रहा है, उसको सरवाइव किया जाए और उनके मिड टर्म इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उसकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी एक बेहतर प्रोफाइल पे आए, और जब मिड टर्म इलेक्शन में वो गेन करेंगे मेजॉरिटी, तो उन डेफिनेटली उनके लिए ये एक ईरान के खिलाफ जो एक सिचुएशन चल रही है वो मैंडेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो कि वाशिंगटन टाइम ने भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट किया है कि अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 62 to 65% पीपल आर अगेंस्ट दिस वार, और वो नहीं चाहते। जब ये सिचुएशन होगी तो अब पॉलिटिकल गेन के लिए इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ा अहम रोल अदा करती है। इजराइल के अंदर भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, दे आर आल्सो प्लेइंग अ पिवटल रोल, बिकॉज एट द मोमेंट जो प्रॉक्सीज हैं, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही हैं, हिजबुल्लाह की शेप में है, हुथीज की शेप में है। तो वो इजराइल जो है वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में बताना चाहता है कि अगर हमने ईरान को इंगेज ना किया तो ये जो प्रॉक्सीज हैं उनको हम उनके खिलाफ हम डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकेंगे। तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स के तौर पे अमेरिका के अंदर भी यही सूरत हाल है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वार वेज करने के अगेंस्ट हैं, बिकॉज अमेरिकन जो इस वक्त वार स्टेमिना है वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो रहा है। अमेरिकन की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जा रही है, और अमेरिका के अंदर जो रिजर्व्स थे, ऑयल के रिजर्व्स थे, वो बहुत नीचे तक आ रहे हैं, 36% पे आ गए, जिसकी वजह से अमेरिकन को भी परेशानी है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस से जो उनका ऑयल जाता था, डेफिनेटली जिन दिनों स्टेलमेट हुआ, इस डी एस्केलेट सिचुएशन हुई, तो बहुत सारे रिजर्व्स उन्होंने अपने कोप अप करने की कोशिश की। बट स्टिल अगर ये वार लंबी होती है तो अमेरिका के अंदर भी अपराइजिंग है, अमेरिका के अंदर भी ओपिनियन डेवलप हो रहा है कि हमें दुनिया के अंदर हर जगह इजराइल के साथ मिलकर जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो थिंकिंग है, जो यंग सेनेटर्स हैं, वो इसके ओपिनियन के हैं कि हमें हर टाइम इजराइल की ही हम सेव करने के लिए, इजराइल के डॉक्ट्राइन को चलने के लिए हम दुनिया में वार जाके लड़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अमेरिकन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आएं और इजराइल को डिसएंगेज करें अपनी पॉलिसी से, और इजराइल को अपनी वार लड़ने दें, वेयर एज इजराइल जो है वो अमेरिका का शोल्डर इस्तेमाल करके इस वार में आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें एक अमेरिकी ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी हिकमत अमली में अहम तब्दीलियाँ की हैं, जिसके बायस उसके मिसाइल पहले के मुकाबले में ज़्यादा मौसर और ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। यानी कि वो हमेशा से जो अमेरिकन हैं और इजरायली हैं वो ये समझ लेते हैं, पता नहीं क्यों, कि शायद ईरान कमज़ोर हो गया है या उसकी स्ट्रेटजीज़ कमज़ोर हो गई हैं। आई डोंट नो, क्या वो समझ के बैठते हैं कि जब भी उनके साथ फिर रिएक्शन आता है ईरान की तरफ से तो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये भी बहुत आजकल एक नई डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। अमेरिकन थिंक टैंक ने ये जो आपने न्यूज़ दिया, ये उसने अपने कमेंट में दिया है कि ये इस तरह की सिचुएशन है। देखें, इस वक्त जो वार डॉक्ट्राइन होती है वो हमेशा जो एग्रेसर होता है उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी अगर वो उस वार में डिफीट करना चाहता है होस्टाइल कंट्री को, तो उसमें सुपीरियरिटी ऑफ इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एट द मोमेंट हमें सबको पता है कि प्रिसीजन और जो मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पास है, डेफिनेटली वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, लेकिन उसका जो तोड़ है वो उसके लिए बहुत एफर्ट किया ईरानियंस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना मिसाइल सिस्टम और ड्रोन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, उसमें जिद्दत आई है। और अब लेटली देखा गया है कि उनकी जो साइट्स हैं, उन्होंने डमी साइट्स बनाई हुई हैं जिसके ऊपर अमेरिकन बम्बार्डमेंट भी हो रही है, जिसकी वजह से वो उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी बहुत तरीके से इंप्रूव कर रही है। और साथ ही अगर आप देखें, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि जो इस पूरे सिनेरियो में जब दोनों तरफ के इक्विपमेंट को हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो उस जो कंपैरेटिव स्टडी में ये डेफिनेटली ये बात तो ज़रूर है कि अमेरिकन के जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं या उनके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं या जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन जो ईरानियंस हैं उन्होंने भी अपनी जो प्रिसीजन की टेक्निक्स हैं उनमें चेंजेस किए हैं, और उनका भी आप देखें जो इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मल्टीपल जगहों पे हो रही है, जिसका मतलब है कि अगर आप अमेरिकन जो है वो एक कंसंट्रेटेड टारगेट के ऊपर टारगेट करेंगे भी,
तो उसमें वो उनके डैमेजेस कम होंगे। अब एक उनकी साइड डैमेज होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डैमेज होगी, तो वो किसी और जगह पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। अब इसके पूरा कंपैरेटिव स्टडी करें तो जो अमेरिकन एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ईरानियन। और ईरानियन के पास सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो उनके पास अबंडेंस है मिसाइल्स की, उनके पास नंबर्स ऑफ मिसाइल ज्यादा हैं, ड्रोन ज्यादा हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मल्टीपल टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल के अंदर जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां तक हाइफा तक इनके मिसाइल्स ने अप्रोच किया है, जो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स है। एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ईरान से लॉन्च होते हैं और हाइफा तक, जो इजराइल का एक डीपेस्ट कंट्री है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है इनके न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे जाता है। डेमोना के अंदर उनकी एक और साइट है जो कि बहुत इफेक्टिव है, जिसके अंदर रिपोर्टेडली काफी डैमेजेस हुई हैं, और इजराइल ने कहा नहीं, ये तो जो ईरान ने मिसाइल्स यहाँ से फायर किए थे वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे ऊपर गिरे हैं, वेयर एज फैक्चुअल स्टोरी कुछ और है, क्योंकि रिपोर्टिंग जाहिर है वहां से वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां से इस कदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो टेंजिबल टर्म्स में ईरानियंस ने अपने एविडेंसेस शो किए हैं, उनके हाइफा के ऊपर भी अटैक्स किए हैं, और इसके अलावा एज आई सेड डेमोना के ऊपर भी, तो ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहां पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इजराइल के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो ईरानियंस जो क्लेम्स हैं वो बहुत हकीकत के करीब है कि उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है वो बहुत बेहतर इंप्रूव वर्जन आया है। इसके अंदर डेफिनेटली उसके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइना की सपोर्ट भी हो सकती है, और उसके अपने इंडिजिनस जो इंजीनियर्स हैं उनका भी माइंडसेट यूज हो सकता है। और बहुत अहम तरीके से उन्होंने बहुत सारी जगहों को टारगेट किया है, जिसकी वजह से अमेरिकन डेफिनेटली इस वक्त परेशानी के आलम में है कि वो जितने मिसाइल्स और जितने ड्रोन्स उन्होंने पिछले चंद रातों में अटैक्स किए हैं, और किस कदर सिवेरिटी और किस कदर उसका जो मैग्नीट्यूड था, जो क्वांटम था, वो इस कदर ज्यादा था कि शायद वो इन द वार हिस्ट्री पिछले कई सालों में इस कदर बम्बार्डमेंट नहीं हुई जितनी अमेरिका ने चंद दिनों में ईरान पे किया है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि ईरानियन जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद बाहर निकल रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो कौम को यूनाइट कर रहे हैं। और डॉक्टर मसूद पुज़ेकियान ने भी कहा कि हम चप्पे चप्पे का डिफेंस करेंगे, और हमारी कौम एक यूनाइटेड कौम है। जो लोग कहना शुरू हो गए थे कि साउथ ऑफ ईरान के लोग बाइफरकेट हो जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, और कोई उनका जो है ना इजरायली डिजायर्ड लोग इंस्टॉल किए जाएंगे, ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और एज आई सेड कि जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ईरान शो कर रहा है एट द मोमेंट, दैट इज पार एक्सीलेंस। और आई टेल यू कि कंपिटेटिव नहीं तो एटलीस्ट वो उनको दोनों कंट्रीज को जो कि क्लेम करते थे कि हम वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर हैं, उनको बहुत टफ रेजिस्टेंस दे रहा है ईरान। और बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी, बिकॉज ऑफ ए डिफेंस सिस्टम, बिकॉज ऑफ मिसाइल सिस्टम, और जो IRGC का जो खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर है वो बार बार इस चीज को बता रहा है कि हमारे पास वार स्टेमिना है, और हम इंशाल्लाह इस जंग को जितना भी पॉसिबल हुआ हम इसको लड़ेंगे, और हम सरेंडर नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, कमांडर ने भी जोर दिया है कि जिन्होंने सुप्रीम लीडर को शहीद किया उन्हें सजा देने और बदला लेना, और उन अफराद को पुरसकून और नींद और आराम को भूल जाना चाहिए। यानी कि ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है। इस सारी सिचुएशन में चाइना को आप किस नजर से अभी देख रहे हैं, क्योंकि चाइना अभी बड़ा खामोश है? जी, ये बिल्कुल आपने बड़ा सही आइडेंटिफाई किया कि चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना का विजिट किया तो चाइनीज ने बड़ा ही प्रोफेशनल रिस्पांस दिया और बड़ी प्रोफेशनल बातचीत की कि देखें जो भी आप ईरान के साथ एट द मोमेंट इंगेज हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन डायलॉग है, आपको डायलॉग की टेबल पे आना पड़ेगा। तो दे आल्सो कन्विंस्ड हिम कि देखो इस्लामाबाद MOU जो होने वाला है वो बहुत उस टाइम होने वाला था, और ये बहुत सिस्टमैटिक होगा, जिसके अंदर दोनों कंट्रीज का विन विन सिचुएशन होगी। अमेरिकन भी अपनी फेस सेविंग कर सकेंगे, ईरानियंस की भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है वो उसको बिल्ड करेंगे। अब एट द सेम वेरी टाइम अब चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान जो है वो चाइना का एलाई कंट्री है, और चाइना की बहुत सारी जो वार मशीनरी है
वो ईरान यूज करता है, ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है, और ईरान से जो क्रूड ऑयल है वो चाइना की तरफ आता है, बावजूद इसके कि अमेरिकन सैंक्शन है, लेकिन ईरान जो है वो चाइना के साथ अपने इन पे ट्रेड किए जा रहे हैं और ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली ईरान जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, प्लेस है उसकी, मुख्तलिफ उसकी पोस्टें हैं। अगर आप देखें तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और ये गल्फ ऑफ यमन तक पूरा बॉर्डर है, कोस्टल बॉर्डर है, और चाइना को इस चीज का अदराक है कि ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान को अपना एलाई के तौर पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही रशिया ने भी सपोर्ट किया है। अब रशिया और आप देखें कि बाकिर कालिबाफ ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि रशिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री है, और अमेरिका को भी पता है इस टाइम कि जो रशिया और चाइना वो डेफिनेटली अमेरिका की इस वार के अगेंस्ट हैं, और चाइना को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और चाइना देखिए जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चैनल्स पे, वो हमारे सामने, वो मीडिया पे नजर नहीं आ रही होती, लेकिन बैकडोर जो डिप्लोमेसी जिसमें हमारे फील्ड मार्शल ने टर्की का विजिट किया माजी में, तो वो भी एक इसी की एक कड़ी है कि हमारी एट द मोमेंट जो एक इंटरनेशनल लीडरशिप है जिसके अंदर चाइना को मैं सबसे टॉप ऑफ द लाइन लीडरशिप डिक्लेयर करूंगा। रशियन है, पाकिस्तान है, राइजिंग पावर है जिसके अंदर पाकिस्तान नंबर 1 है, राइजिंग पावर जो मिडिल राइजिंग पावर है जिनको हम मिडिल पावर कहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, टर्किया है, तो और चाइना भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है चाइना को आप मे बी आप स्टेटमेंट के उस सूरत में ना देखें, लेकिन चाइना बैक डोर डिप्लोमेसी में बहुत इफेक्टिव है और पाकिस्तान को भी इंगेज की हुई है, और डिफरेंट कंट्रीज है दुनिया के जो कि चाहते हैं कि वार को इसको खत्म किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए, और जो प्राइस हाइक है उसको कंट्रोल किया जाए। पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोपियन कंट्री में इन्फ्लेशन एट द मोमेंट इज राइजिंग टू द ऑप्टिमम, देयरफॉर यहाँ भी जरूरत है कि हम उसको भी कंट्रोल करें। और आई एम श्योर कि चाइना की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं विद पाकिस्तान वो रंग लाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें कि एक रे ऑफ होप जरूर मौजूद है, अगरचे इस वक्त सिचुएशन बहुत क्योटिक है, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता चल चुका है कि ईरान के अंदर जब तक आप फिजिकल फोर्सेस का फुट होल्ड नहीं लेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। लेकिन इस जो इन्फेंट्री का या जो फोर्सेस का फिजिकल ऑक्यूपेशन है वो पॉसिबल नहीं है। जेडी वेंस ने इसको मुखालफत की है, दुनिया की तमाम कुव्वतें इसको मुखालफत में ले रही हैं, और अमेरिका ने पहले भी देख लिया, माजी में वियतनाम में उसने फोर्सेस को उतारा, क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स तक फोर्सेस को रखा, क्या हुआ, नेटो फोर्सेस के डैमेजेस हुए, अमेरिका के डैमेजेस हुए। पूरी दुनिया ने देखा कि जहां भी अमेरिका ने अपनी फिजिकल फोर्सेस को ऑक्यूपाई कराने की एरिया को कोशिश की, वहां पे उसको शिकस्त हुई, डिफीट हुई, तो वो उस ऑप्शन पे नहीं जाएगा। चाइना वो वे कर रहा है, चाइना देख रहा है कि सिचुएशन फर्दर क्या डेवलप होगी। अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो चाइना का एक बहुत पिवटल रोल है, पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना मीडिएटर का एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रोल अदा कर सकता है। और चाइना साथ ही साथ ईरान चूंकि चाइना का एलाई है, तो चाइना इस वक्त उस स्टेचर में है कि वो ईरान को कन्विंस कर सकता है कि वो डायलॉग के टेबल पे आए, जो कि उसका हार्ड लाइनर स्टैंड है। वो बहुत हद तक चाइना और पाकिस्तान ईरान को कन्विंस करके वो हार्ड लाइनर स्टैंड से नीचे ला सकते हैं, और जो हमारा डायलॉग टेबल जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सजा हुआ था उसको दोबारा इंशाल्लाह उसको रौनक बख्शी जाएगी। और बहुत सारे कंट्री हमें सपोर्ट भी इस वक्त कर रहे हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी जो मे बी विजिबल नहीं है लेकिन बहुत एफर्ट्स चल रही हैं। और आजकल हमारी मिलिट्री लीडरशिप बहुत इफेक्टिव है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे इफेक्टिव हैं। इनका तमाम चैनल्स पे आए दिन इनका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से एस्टेब्लिश हो रहा है, और तमाम यूरोपियन कंट्री के साथ एस्टेब्लिश हो रही है इनकी कम्युनिकेशन, और कन्विंस कर रहे हैं कि वी मस्ट ट्राई टू गो फॉर द पीस बिकॉज द एंड रिजल्ट इज ओनली पीस। बिल्कुल, द एंड रिजल्ट शुड बी द पीस। हम यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं। पाकिस्तान ने जितना किरदार अपना अदा किया है और जिस तरह से पाकिस्तान में समझती हूँ पूरी दुनिया में उभर के सामने आया है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका, क्या दोबारा से अब हम कोशिशें करें कि मुज़ाकरात की उस तरफ लेकर आएंगे?
देखें, ये रे ऑफ होप है। और देखें इस टाइम जो सिचुएशन है, नो डाउट सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है। दोनों तरफ के स्टेंसेस बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन पे हैं, दोनों कंट्रीज बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जहाँ पे अच्छी स्पिरिट होती है, जहाँ पे सिंसियरिटी होती है, वहाँ पे वर्ल्ड वार 2 जैसे वर्ल्ड भी खत्म होती है डायलॉग के टेबल पे, वर्ल्ड वार 1 भी खत्म होती है डायलॉग के टेबल पे। और बहुत सारी जंगें दुनिया में आप ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो हमेशा हमेशा जो भी इख्तिताम हुआ है जंगों का, तो वो डायलॉग के टेबल पे हुआ है। तो हम बिल्कुल मायूस नहीं है। पाकिस्तान का रोल डेफिनेटली स्टिल असर्टिव है, पाकिस्तान स्टिल एफर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इंगेज कर रहा है ईरानियन लीडरशिप को, और ईरानियन लीडरशिप को कन्विंस कर रहा है कि आपने भी रेजिलियंस शो करनी है। और अमेरिकन जब ये रेजिलियंस शो करेंगे तो अमेरिकन के पास भी इस वक्त कोई और हेडवे नहीं है सिवाय इसके कि वो डायलॉग पे आए। और ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त दोनों कंट्रीज के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर बिल्कुल इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसमें कन्विंस है कि हमें वार नहीं चाहिए, हमें ईरान के साथ डायलॉग करना चाहिए। लेकिन चूंकि स्पॉइलर कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि वहाँ अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं, वो ट्रंप को इस चीज पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ईरान के साथ जो MOU इस्लामाबाद साइन किया, उसमें आपने उसके एसेट्स को भी अनफ्रीज करने की बात कर दी, उसके ऊपर सैंक्शन भी खत्म करने की बात कर दी। तो वो अब ट्रंप को नेगेटिवली कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को प्रोलॉन्ग करें। लेकिन बाकी उसके अलावा और सब बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं अमेरिका के अंदर भी हैं, वो जो कि वाइज थिंकिंग बिल्कुल। यही है। कर्नल साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपका एनालिसिस होता है। हम विश यही करते हैं, दुआ हमारी एट द एंड यही होती है कि वाकई में दुनिया में अमन हो जाए, क्योंकि जब दिल आता है इजराइल अमेरिका जो है वो शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ से भी रिएक्शन सामने आ जाता है और पूरी दुनिया ग्लोबली अफेक्ट होती है इस सारी सूरत हाल से, सिचुएशन से। थैंक्स अगेन, आपने ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम होता है जी हमारा शो का ख़त्म, आप सबसे इजाज़त चाहेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।